Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our history class where we are dealing with world history, and in the past this is the 10th video in this series. In the past video we talked about French Revolution, and in this also we are going to talk about French Revolution. So the last point that we studied that we had in the last session was कि किस तरीके से नेपोलियन का राइज होता है, और वेंट इन ब्रीफ, लेकिन फिर भी और इसमें हम देखेंगे कि नेपोलियनिक कोड क्या था। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का वो ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उसका इम्पैक्ट क्या था दुनिया में बाकी जो मुल्क हैं उनके ऊपर। सो लेट अस बिगिन दिस, एंड बिफोर दैट this is a brief introduction about myself, my academic credentials, and then my experience. So let us begin this, and the first thing that we have to study here is Napoleonic Code. और ये जो नेपोलियन की जो प्रिंसिपल्स हैं कि किस वजह से नेपोलियन को इतना ज़्यादा जो है एक किसी भी, देखिए, रूलर को, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को, किसी भी एम्परर को उसके कॉन्क्वेस्ट की वजह से, मैंने हमेशा कहा है, जब मैंने मिडिवल हिस्ट्री की आप सीरीज देखेंगे वहां भी बार बार इस चीज को हमने मेंशन किया कि किसी का भी जो कहना चाहिए ग्रेटनेस है किसी एम्परर की, वो इस ग्राउंड पे नहीं है कि उसका कॉन्क्वेस्ट कितना बड़ा है, वो इस ग्राउंड पे नहीं है कि उसने कितना बड़ा एम्पायर अपने अंदर बना लिया। वो ये है कि एज a ruler what are the principles that he follows as a ruler, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो ऐसा, let it be religious tolerance, let it be administrative tolerance, how you deal with the administration, revenue administration, military administration, so इन सारी चीजों के बेसिस पे। और इसीलिए नेपोलियन का जो सिविल कोड था वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, और वो although in itself it's a big one, लेकिन ये जो पूरा नेपोलियन का जो कोड था या वो जो आइडियल्स थे वो तीन बेसिक प्रिंसिपल्स पे लाई करते थे। पहला, द लॉ शुड बी बेस्ड ऑन रीजन एंड कॉमन सेंस, एंड यही चीज एक्चुअली अगर आप देखोगे तो रेनेसां में या रिफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं, तो वहां पर भी बेसिक प्रिंसिपल जो आए वो यही आए कि आप और इवन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कहना चाहिए जो मेजर फिलोसोफर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने भी इसी चीज पे अपना फोकस दिया कि हमारा जो भी लॉ होना चाहिए, जो भी प्रिंसिपल सोसाइटी को गवर्न, व्हाट इज लॉ? लॉ इज अ प्रिंसिपल व्हिच इज गवर्निंग सोसाइटी, द पर्पस ऑफ व्हिच इज टू कीप सोसाइटी इन शेप। तो ये जो होना चाहिए ये किसी रीजन पे होना चाहिए, ये कॉमन सेंस के ऊपर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑल मैन शुड बी ट्रीटेड इक्वल अंडर लॉ। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने इसको ऑप्ट किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सो ये दोनों चीजें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने फॉलो अप की। पॉलिटी के इन डिटेल वीडियोस में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। सो किसी भी तरीके का कोई क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेंच फिलोसोफर्स का ये मानना था, जो फ्रेंच फिलोसोफर्स थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को, बेसिकली जिनके थॉट्स ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को फ्यूल अप किया, चाहे वॉल्टेयर हो, चाहे वो मॉन्टेस्क्यू हो, चाहे वो रोसू हो, उनका मानना यही था कि अगर बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया, मींस इफ there is no differentiation, there is no class differentiation which is created by the creator, then who are the creator to create that difference? Who are the creator to create that um, discrimination? So all men should be treated equal under law. उनका ये कहना था कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो वो मर्डर है, वो आप ये नहीं देख सकते कि जिसके ऊपर अक्यूज्ड है वो कौन है, वो किस क्लास का है या वो किस स्टेट का है। हमें सिर्फ ये देखना है कि देयर इज अ मर्डर, देयर इज अ केस, अक्यूज्ड है
और वो एक्यूज एक इंसान है, उसको वही राइट्स होंगे जो दूसरे अगर किसी और उससे सोशली इंफीरियर या उससे कम तबके के किसी इंसान ने अगर वो किया होता तो भी उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता. सो किसी तरीके का कोई क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू दिस. सो वी टॉक्ड अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. देन the third principle is that people should have certain freedoms. Now what are these freedoms? Like हमने भी इस चीज को भी कहीं ना कहीं ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिंसिपल्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं. जैसे जो हमारे फ्रीडम्स हैं, जो हमें फंडामेंटल राइट्स में सर्टेन फ्रीडम्स मिले हुए, ऑल्दो दोज फ्रीडम्स आर विद सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बट स्टिल फ्रीडम इज देयर. सो जो हमने कहा कि देयर शुड बी सर्टेन नेचुरल अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने देखा था कि कुछ ऐसे नेचुरल लॉज हैं, कुछ ऐसे नेचुरल रूल्स हैं, कुछ ऐसे नेचुरल राइट्स हैं जो हर इंसान को मिले हुए हैं और which are inalienable in nature. There are certain freedoms which are inalienable in nature और ये हर इंसान को, जिसको कि इक्वली ट्रीट किया जाएगा, मिलेंगे. और ये जो फ्रीडम्स होंगे, ये जो लॉज होंगे, इट शुड बी बेस्ड ऑन रीजन एंड कॉमन सेंस, बट नॉट ऑन सम what we call as any religious principle or something like that. So ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे. अब आप इसको आप जितना ज़्यादा इलाबोरेट कर सकते हैं अपने नोट्स में, आई थिंक दीज 3 points are good enough if you substantiate with certain laws, certain facts, and आप उसको जब मेंस में अगर इस तरीके का कोई सवाल आता है, तो आई थिंक these 3 points are way enough to write 100 or even a 250 marker 250 word question. So you can work on that. So moving on, what were the consequences of French Revolution? जो सबसे बड़ा इस रेवोल्यूशन का एक जो इम्पैक्ट था, जो कॉन्सिक्वेंस था, जो रिजल्ट था, वो ये था दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म. ऑल द लॉज ऑफ द ओल्ड फ्यूडल रेजीम, जो हमने देखा था ना, द 3 स्टेट्स थे, वो सारी चीजें खत्म कर दी गई. Church lands and the lands held in common by the community were bought by the middle classes. So हमने देखा था कि there were the 3 states, the clergy, the nobility, and the third states में we have the peasants, we have landless laborers, tenants, artisans, businessmen, merchants, so on. There's a long list of this, the third estate. तो ये जो भी चर्च जो भी लैंड होल्ड कर रहा था, और या जो भी ये लैंड जो है कम्युनिटी का था, वो सारा जो है वो मिडिल क्लास के पास चला गया. लैंड्स ऑफ द नोबल्स वर कॉन्फिस्केटेड. ये जो नोबल्स थे, ये जो सेकंड स्टेट फॉर्म कर रहे थे, ये जो है इनके लैंड्स को जो है वो जब्त कर लिया गया था बाय द नेशनल असेंबली और लेटर ऑन बाय द legislative assembly. Then the privileged class was abolished. Any kind of class discrimination, क्योंकि यहाँ पे कहा ना that all are treated equal under law. So all these kinds of stuff were abolished. But the most important, and I believe कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दुनिया को, वो ये है, ये जो नेशन का कंसेप्ट दिया. अब इसके बाद आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म आएगा. हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी जब देखेंगे, वहां पे नेशनलिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. और ना सिर्फ उस टर्म को दिया, बल्कि उसको एक नया डायमेंशन दिया, उसको एक नया मीनिंग दिया. And a nation is not the territory that people belonging to, but people themselves. So यहाँ पे definition बदली कि राष्ट्र सिर्फ एक टेरिटरी का नाम नहीं है. नेशन अगर आप कहते हो तो वो सिर्फ एक टेरिटरी का नाम नहीं है. नेशन जो है ना, ये जैसे हमने ये इंडिया का मैप बना दिया, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने इंडिया का मैप बना दिया, I'm trying that. Let's see. और ये भारत है, तो क्या ये भारत सिर्फ इस नक्शे का नाम है? नहीं. जब तक इस भारत में जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों से आप कनेक्ट नहीं करोगे उस फीलिंग को, इन लोगों के अंदर वो फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी नहीं आएगी, वो फीलिंग ऑफ वननेस नहीं आएगी, वो आइडिया ऑफ इंडिया जब तक जो है वो परपिचुएट नहीं करेगा लोगों में, यू कांट कॉल दिस अ नेशन. So it is not just a nation, it is not just a territory that people belonging,
बट द पीपल देमसेल्व्स। इसीलिए आइडियली आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। एक्चुअली आपका कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो प्रियम्बल है उसकी शुरुआत ही वी द पीपल से होती है। और आप प्रियम्बल उठाइए और प्रियम्बल की पहले 3 वर्ड और आखिरी की जो लाइन है सिर्फ उसको कंटिन्यूएशन में पढ़ लीजिए तो आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस समझ में आ जाएगा। मत पढ़िए बीच की चीजें। यू स्टार्ट फ्रॉम वी द पीपल and then you read the last line, thus hereby enact, or even leave thus hereby enact, adopt and give ourselves this constitution. We the people enact, adopt and give ourselves this constitution. Nothing to be no, उसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट बचता ही नहीं है। आप बीच की सारी चीजें नहीं भी पढ़ेंगे ना, और सिर्फ आप पहले 3 वर्ड और आखिरी के जो 5-6 अल्फाज हैं, enact, adopt and give ourselves this constitution, आप अगर सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो नेशन है इस नेशन का मतलब क्या है। और France was not merely the territories known as France, but the French people. Without people, there is no nation. And people does not mean majority. People means all the people. Then the idea of sovereignty, that a nation recognizes no law or authority above its own. And if a nation is sovereign, that means that people constituting a nation are the source of all power and authority. So, first of all, who is the supreme authority? People. Who is ruling the country? People. From where the constitution is getting its power? People. So, sovereign means no other authority. It may be a monarch, it may be anything. No one can rule it. No one is above it. So, who is at the top? It is, in a sovereign country, it is the people who are constituting that nation. वो जो लोग उस nation को बना रहे हैं, वही सारी सोर्स का पावर है और वही सारा अथॉरिटी भी उन्हीं के पास है। अब वो डेलीगेशन कैसे होता है, वो सिस्टम टू सिस्टम डिफर करता है। It is interesting to remember that when Napoleon became emperor and called himself Emperor of the French Republic, और ये जो रिपब्लिक है ना, एक्चुअली इसमें जो वर्ड पब्लिक है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच रिपब्लिक, जब नेपोलियन भी जब एम्परर बना तो उसने अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस नहीं कहा, जो किंग लुई 16 तक कहते आ रहे थे, हु इज द एम्परर ऑफ फ्रांस। नो, ही कॉल्ड हिमसेल्फ the emperor of French Republic. He called himself the emperor of French Republic. And this was basically the idea, the strength of people's sovereignty. और जब people इस तरीके की sovereign, जब people इस तरीके की अथॉरिटी को समझने लगते हैं, जब उनको पता चलता है, जब आम जनता ये रियलाइज करती है कि हाँ हमारी पावर है क्या आखिर, वो जो एक हम अगर मॉडर्न टाइम के इंडिया से कंपेयर करें तो वो जो हम बटन दबा के आ रहे हैं ईवीएम के अंदर, उसकी पावर को हम अनफॉर्चुनेटली हमारे मेजॉरिटी पॉपुलेशन उस पावर को समझ ही नहीं पाई। आधी जनता वोट नहीं करती है, उनको लगता है कि ये जो है इट्स अनदर हॉलिडे। हाँ दैट्स ट्रू, और अनफॉर्चुनेटली इसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। आप देखेंगे रूरल और अर्बन एरिया की वोटिंग जो एक परसेंटेज होता है ना, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा, और उसमें रूरल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हमारे गांव की समस्या जो है वो शायद ये सुलझा दें। अब शहर वालों को छुट्टी का दिन लगता है, कौन जाए वोट देने, वो वाली चीज है। खैर, लेकिन उसकी वजह है ना, क्योंकि हमने कभी भी ना तो वो कभी उस चीज को समझाया गया। अब आपको मतलब आई हैव नो ग्रज विद एनी अदर सब्जेक्ट, लेकिन आई बिलीव कि लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल साइंस जो है ये ऑप्शनल कर दिया जाता है एक लेवल के बाद आके। अनफॉर्चुनेटली लॉ तो पढ़ाया ही नहीं जाता स्कूलिंग लेवल पे, लेकिन आई बिलीव कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जहाँ पे ये जो सोशल साइंसेज हैं इनको एक सही वैल्यू मिलनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, ताकि हम भारत के लोग जब वो बच्चे जो स्कूलिंग में उन वैल्यूज को पढ़ेंगे, उन लॉज को पढ़ेंगे, वो जब बड़े हों तो उन चीज का सही मतलब समझ पाए।
वो स्ट्रेंथ समझ पाए कि ये जो पीपल सोवरेनिटी है, ये जो वी द पीपल एनसीईआरटी की हर किताब के आगे प्रीएम्बल लगा होता है दूसरे तीसरे चौथे पेज पे, और हम उसे जंप करके निकल जाते थे. इवन वी डिड दैट व्हेन वी वर इन स्कूलिंग. वो तो जब इन चीजों में आए तब पता चला कि इसकी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. So we have to, this is why, and that is a challenge, that is not a challenge but a question to you all. हम अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं, अल्टीमेटली अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट, या हम अमेरिकन इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट है उसे हम अमेरिकन रेवोल्यूशन कहते हैं. फ्रेंच इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था उसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा, लेकिन हमने भारत में कभी इंडियन रेवोल्यूशन नहीं कहा. क्यों? जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. आगे बढ़ते हैं. The government abolished slavery in the French colony. So जो French colonies थी, जो French occupancies थी outside France, वहाँ पे क्या किया गया? Slavery को abolish कर दिया गया. So this were the consequences. Again I repeat my question कि हम French Revolution कहते हैं, हम American Revolution कहते हैं, हम Russian Revolution कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे. हम कभी Indian Revolution नहीं कहते. क्यों? So try to answer this, और जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. एंड आई ट्राई हम इस पे एक उसी कमेंट सेक्शन में ही हम इस पे एक माइनर सा डिस्कशन इस पे कैरी ऑन कर सकें. सो मूविंग ऑन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट? सो ये तो कॉन्सिक्वेंसेस थे, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या था? इसका इसका जो कहना चाहिए, इसका क्या प्रभाव पड़ा दुनिया के बाकी देशों पे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इंस्पायर्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ यूरोप एंड इन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका. सो यूरोप के अंदर भी, क्योंकि वो जो ओल्ड फ्यूडल मोनार्की वाली रजीम थी उसको अगेंस्ट ये था, और उस ओल्ड फ्यूडल मोनार्की वाली रजीम के अगेंस्ट इन्होंने ये भी कहा था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि अगर आपको इफ यू नीड दैट असिस्टेंस, इफ यू नीड दैट हेल्प, तो जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कहा, वी आर हैप्पीली रेडी टू प्रोवाइड हेल्प टू दोज हु वांट टू बी फ्री. For a long time, French Revolution became the classic example of a revolution which people of many nations tried to emulate. Even though old ruling dynasty of France had been restored in power in 1815, and the autocratic governments of Europe found themselves safe for the time being, the rulers find it increasingly difficult to rule the people. क्योंकि देखो, ठीक है, वो सारी चीजें बिल्कुल वैलिड है कि ये रिस्टोर हो गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कंसेप्ट आया यूरोप के अंदर, ब्रिटेन में भी था, और वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. लेकिन अब इतना आसान नहीं था. जो रूलर्स थे उनको पता था ठीक है ये टाइमिंग के लिए हो सकता है कि हम सेफ हैं, लेकिन ओवरऑल उनके लिए बड़ा मुश्किल था लोगों को रूल करना, क्योंकि लोगों को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चीज रियलाइज हो गई थी कि हमको रूल करने की अगर किसी में पावर है, हमको रूल करने की अगर किसी पे अथॉरिटी है, तो वो हम खुद हैं. Some of the changes took place in many parts of Europe and Americas in early 19th century were immediate. The direct consequences were the immediate and the direct consequences of Napoleonic War. For example, French soldiers, wherever they went, carried them with the ideas of liberty and equality, shaking the old feudal order. जहाँ जहाँ ये फ्रेंच सोल्जर्स जाते थे, चाहे वो इंडिया में भी आए, वो अफ्रीकन नेशंस में गए, इसलिए आप देखेंगे अफ्रीका का जो बंटवारा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. नॉर्थन अफ्रीका की आप कंट्रीज देखेंगे तो उनकी बॉर्डर्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट कटिंग ईच अदर एट राइट एंगल, दैट सॉर्ट ऑफ, क्योंकि वो इस तरीके से बंटवारा ही कॉलोनियल लोगों ने किया था. आगे हम कॉलोनियलिज्म में देखेंगे. फिर इन्होंने क्या किया? सर्वडम को डिस्ट्रॉय किया, which control came under their occupation. So जो जहाँ जहाँ फ्रेंच ऑक्यूपेंसी आती जाती थी, जहाँ जहाँ वो इस चीज को ऑक्यूपाई कर रहे थे, वहाँ पे वो क्या कर रहे थे? सर्वडम को डिस्ट्रॉय कर रहे थे. Modernized system of administration. Under Napoleon, the French had become conquerors instead of liberators. अब ये एक बड़ा एक कहना चाहिए क्रिटिसिज्म है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, रादर नेपोलियन का, कि आपने शुरुआत की तो आपने यहाँ से शुरुआत की. आपने शुरुआत की नेपोलियनिक कोड से, आपने कहा कि ऑल रीजन है और सारी चीजें हैं, लेकिन एक पॉइंट आया कि जब आप कॉन्करर बन गए, आप जो है वो लिबरेटर वाला जो कंसेप्ट था वो फेड ऑफ होने लगा. कंट्रीज which organized popular resistance against French occupation carried out reforms in their social and political system. अब क्या होने लगा? क्योंकि ये लिबरेटर से, इन्होंने कहा था कि हम लिबरेटर बनेंगे,
जहाँ कहीं भी दुनिया में ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर है या जो ये जो फ्यूडल मोनार्क वाला जो कंसेप्ट है ये चल रहा है, हम उसे खत्म करेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये क्या बन गए, ये ऑक्यूपेंट्स बन गए, ये कॉन्करर्स बन गए। और इस ऑक्यूपेंट जो फ्रेंच ऑक्यूपेशन था वहां पर भी पीपल स्टार्ट रेजिस्टिंग अगेंस्ट दिस। एंड जो भी ये जो फ्रेंच आके, अब क्योंकि ये कॉन्करर थे तो ये क्या हुआ, जो भी इनके पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम वो चेंज करने की कोशिश करते थे, उसको ये फ्रेंच उसको वहां के जो लोकल लोग थे वो उसको अपोज करने लगे। The leading powers of Europe did not succeed in restoring the old order, either in France or in countries that revolution had reached. तो वो भी नहीं हो पाया. The political and social systems of 18th century had received a heavy blow. They soon they were soon to die in most of the Europe under the impact of revolutionary movement that sprang up everywhere in Europe. So ultimately वो जो political और social system हमने पढ़ा था, थ्री स्टेट्स वाला, और जो फ्यूडलिज्म था या जो मोनार्की थी वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगी। और ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कि ये जो राइज ऑफ नेशन होड या जो डेमोक्रेसी है या जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये वाली जो बातें हैं ये होने लगी। सो दिस इज इट अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन. डोंट फॉरगेट to give you a valuable feedback and try to answer that question. So when the video will जब आप कमेंट करोगे कि why India's freedom is not called revolution, we can have a discussion over that on in the comment section. और that's it for French Revolution. Next topic is Industrial Revolution. हम उसमें देखेंगे कि Industrial Revolution क्या change लेके आया. So we'll meet in the next lecture. Till then, have a great time. Stay safe. क्योंकि क्या वो जो वो बच्चन साहब आ रहे हैं ना आजकल फोन पे कह रहे हैं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, क्या लॉकडाउन खत्म हुआ है, वायरस नहीं. सो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट आल्सो. डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू सो मच.